हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएससी मेंटोर। इस वीडियो में हम लोग इडुटेरिया बीपीएससी प्रैक्टिस सेट नंबर 11 को डिस्कस करेंगे। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से 10 तक का वीडियो अपलोड हो चुका है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ये वीडियो आपके 67वीं बीपीएससी की तैयारी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें। तो आइए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो आज का पहला प्रश्न है, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अंग्रेजी राज का विरोध करने के लिए स्थापित ध्रुव दल के सेनानायक निम्नलिखित में से कौन थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जयप्रकाश नारायण। ध्रुव दल के सेनानायक जो थे वो जयप्रकाश नारायण थे और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण ने नेपाल में आज़ाद दस्ता का भी गठन किया था। अगला प्रश्न है, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में बम किस दिन फेंका था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 8 अप्रैल 1929 को। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को ट्रेड डिस्प्यूट एंड पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था और इन्होंने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया और अपनी गिरफ्तारी दी। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई और 23 मार्च को प्रतिवर्ष शहीद दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, किस सल्तनत शासक के समय मंगोलों ने भारत पर प्रथम आक्रमण किया? मंगोलों ने भारत पर प्रथम आक्रमण 1221 ईस्वी में इल्तुतमिश के समय में किया था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, इल्तुतमिश। और मंगोलों ने सर्वाधिक आक्रमण जो है वो अलाउद्दीन खिलजी के समय किया था। अगला प्रश्न है, श्रीरंगपट्टनम की संधि निम्न में से किसके मध्य हुई थी? 4 आंग्ल मैसूर युद्ध होते हैं, जिसमें से तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि 1790 से 1792 तक चला था, इसमें टीपू सुल्तान और कॉर्नवालिस के मध्य 1792 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। और प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 में और 1769 में मद्रास की संधि हुई थी। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में मैंगलोर की संधि हुई थी। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी और चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में युद्ध की समाप्ति हुई थी और टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध पुस्तक लीलावती किस विषय से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, गणित। लीलावती पुस्तक का संबंध गणित विषय से है, जिसके रचयिता भास्कराचार्य हैं और इन्होंने 12वीं शताब्दी में लीलावती की रचना की थी। अगला प्रश्न है, मुगल काल में दरोगा का पद किस विभाग से संबंधित था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, टकसाल। मुगल काल में टकसाल के अधिकारी को दरोगा कहा जाता था और टकसालों में सोने, चांदी एवं तांबे के सिक्के ढाले जाते थे। अगला प्रश्न है, जिन्ना विभाजन चाहते हैं या नहीं, अब हम स्वयं विभाजन चाहते हैं, यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? उपरोक्त कथन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। अंतरिम कैबिनेट में मुस्लिम लीग की ओर से बने मंत्रियों ने सरकार से लगातार असहयोग किया था, तब जाकर सरदार पटेल ने मुस्लिम लीग के द्वारा बार बार गतिरोध उत्पन्न किए जाने से निराश होकर उपरोक्त कथन कहा था। अगला प्रश्न है, लॉर्ड कर्जन के समय भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित किया गया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1904 ईस्वी में। लॉर्ड कर्जन के समय सर थॉमस रैले की सिफारिश पर 1904 ईस्वी में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसने 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम बताया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ऑट्रम एवं टेलर। जेम्स ऑट्रम एवं डब्ल्यू टेलर ने 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम बताया था। टी.आर. होम्स ने 1857 के विद्रोह को बर्बरता और सभ्यता का युद्ध बताया था और L.I.R. रीज ने धर्मांधों का युद्ध बताया था। अगला प्रश्न है, वर्ष 1934 में कांग्रेस समाजवादी दल का प्रथम अधिवेशन निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पटना। 1934 ईस्वी में कांग्रेस समाजवादी दल का प्रथम अधिवेशन पटना अंजुमन इस्लामिया हॉल में जयप्रकाश नारायण की अध्यक्षता में हुआ था और इसके प्रथम अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव
एवं महासचिव जयप्रकाश नारायण बनाए गए थे। अगला प्रश्न है, किस आंदोलन के समय गांधी जी ने 1 वर्ष के अंदर स्वराज प्राप्ति का लक्ष्य रखा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, असहयोग आंदोलन। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन के समय 1 वर्ष के अंदर स्वराज प्राप्ति का लक्ष्य निर्धारित किया था, जिसके संबंधित लेख उन्होंने यंग इंडिया में लिखा था। और असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 में हुई थी और चौरी चौरा कांड के बाद 1922 में असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया जाता है। अगला प्रश्न है, एम.एन. राय के नेतृत्व में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब की गई थी? तो एम.एन. राय के नेतृत्व में अक्टूबर 1920 में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अक्टूबर 1920। अगला प्रश्न है, लॉर्ड डलहौजी ने व्यापगत के सिद्धांत के अंतर्गत भारतीय रियासतों को कितने भागों में बांटा था? तो लॉर्ड डलहौजी ने व्यापगत के सिद्धांत के अंतर्गत भारतीय रियासत को 3 भागों में बांटा था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 3। पहले वर्ग में ऐसी रियासतें शामिल थीं जिसने ना तो अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार की थी और ना ही कर देती थी। दूसरे वर्ग में ऐसी रियासतें शामिल थीं जो पहले मुगलों एवं पेशवाओं के अधीन थी, पर वर्तमान समय में वो अंग्रेज़ों के अधीन थी। और तीसरे वर्ग में ऐसी रियासतें थीं जिसे अंग्रेज़ों ने सनदों द्वारा स्थापित किया था। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ किसकी परिणति थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन की परिणति के रूप में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ 8 अगस्त 1942 में हुआ। भारत ने वेवेल योजना 14 जून 1945 में आई थी। साइमन कमीशन 1928 ईस्वी में आई थी और माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 में पारित हुआ था। माउंटबेटन योजना को डिकी बर्थ योजना या 3 जून योजना भी कहा जाता है और इसका एक और नाम है जिसे बाल्कन योजना भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून को तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सी राजगोपालाचारी। अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर, जो कि तमिलनाडु में स्थित है, के तट पर एक अभियान को सी राजगोपालाचारी ने संगठित किया था। सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के द्वितीय एवं एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल थे। अगला प्रश्न है, अस्थायी बंदोबस्त पद्धति को किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में लागू किया गया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त की पद्धति को लागू किया था, जिसके अंतर्गत जमींदारों को भू राजस्व का लगभग 10/11 भाग अंग्रेजों को देना होता था और 1/11 भाग अपने पास रखना होता था। अगला प्रश्न है, किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र का प्रकाशन ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किया था और यह एक बंगला साप्ताहिक समाचार पत्र था और इसका प्रकाशन 1858 ईस्वी में कलकत्ता से शुरू किया गया था। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने बंगाली नामक समाचार पत्र का शुरुआत किया था, जो कि अंग्रेजी में था। अगला प्रश्न है, गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविता संग्रह की रचयिता कौन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सरोजनी नायडू। गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविता संग्रह की रचयिता सरोजनी नायडू हैं और इन्हें भारत की कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। सरोजनी नायडू स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थीं और इन्होंने 1925 के कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन की भी अध्यक्षता की थी। अगला प्रश्न है, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में सत्याग्रह शब्द को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, महात्मा गांधी। भारत की राजनीति में सत्याग्रह शब्द को लोकप्रिय बनाने का श्रेय महात्मा गांधी को दिया जाता है और इन्होंने 11 सितंबर 1906 को सर्वप्रथम सत्याग्रह शब्द का इस्तेमाल दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद नीति के खिलाफ किया था। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग बिहार के चंपारण सत्याग्रह, जो कि 1917 से शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके समय में पारित किया गया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, लॉर्ड कैनिंग। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम
1856 ईश्वरचंद्र विद्यासागर के प्रयासों के फलस्वरूप लॉर्ड कैनिंग के समय पारित किया गया था। अगला प्रश्न है, 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में किसने पढ़कर सुनाया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, लॉर्ड कैनिंग ने। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में लॉर्ड कैनिंग ने पढ़कर सुनाया था और लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय थे। अगला प्रश्न है, अंतिम मराठा पेशवा कौन था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बाजीराव द्वितीय। अंतिम मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय था। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो कि 1817 से 18 के मध्य हुआ था, इसमें पेशवा बाजीराव द्वितीय को हराकर अंग्रेजों ने उसके साथ संधि की, जिसके तहत पेशवा का पद समाप्त कर दिया गया। तो इस प्रकार अंतिम मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय हुए। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कहाँ समानांतर सरकार की स्थापना नहीं हुई? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, गोरखपुर। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान तमलुक जो कि मिदनापुर बंगाल में है, सतारा महाराष्ट्र और बलिया उत्तर प्रदेश में समांतर सरकारों की स्थापना की गई थी, जबकि गोरखपुर में समानांतर सरकार की स्थापना नहीं हुई थी। अगला प्रश्न है, पॉलीगरों का विद्रोह कहाँ हुआ था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, तमिलनाडु। पॉलीगरों का विद्रोह तमिलनाडु के क्षेत्र में नई भूमि कर व्यवस्था के विरोध में हुआ था और ये विद्रोह 1802 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, 1931 के कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। 1931 के कांग्रेस कराची अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। इस अधिवेशन में गांधी इरविन समझौते का अनुमोदन किया गया था। इसके साथ ही मौलिक अधिकारों के प्रस्ताव एवं राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम को स्वीकृति दी गई और गांधी इरविन पैक्ट 5 मार्च 1931 को हुआ था। अगला प्रश्न है, आधुनिक भारत में नवजागरण के प्रारंभ का संबंध है। 19वीं सदी में सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक परिवर्तनों से आधुनिक भारत में नवजागरण का प्रारंभ माना जाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 19वीं सदी। और भारत में नवजागरण का अग्रदूत राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, आधुनिक भारत में खैरवार विद्रोह का संबंध था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, बिहार। खैरवार विद्रोह या सरदारी विद्रोह वर्तमान बिहार और झारखंड से संबंधित जनजातियों का विद्रोह था। खैरवार जनजाति बिहार के रोहतास एवं झारखंड के पलामू जिले में पाई जाती है और इस विद्रोह का विकास 1870 के दशक में हुआ था। अगला प्रश्न है, अनहैप्पी इंडिया के रचयिता हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, लाला लाजपत राय। अनहैप्पी इंडिया की रचना लाला लाजपत राय ने 1928 ईस्वी में कैथरीन मेयो की पुस्तक मदर इंडिया के विरोध में लिखा था। अगला प्रश्न है, डेनमार्क की कंपनी ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? डेन जो हैं वो 1616 ईस्वी में भारत आए थे और इन्होंने 1620 ईस्वी में ट्रैंकोबार में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ट्रैंकोबार। और इसके बाद डेनमार्क की कंपनी ने 1745 ईस्वी में अपनी सभी फैक्ट्रियों को ब्रिटिश कंपनी को बेच दी और भारत से वापस चले गए, परंतु ये चीन के साथ व्यापार करते रहे थे। अगला प्रश्न है, राजा कृष्णदेव राय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? तो आइए देखते हैं। उसने विजयनगर साम्राज्य में सुलभ वंश की स्थापना की। तो ये गलत है। राजा कृष्णदेव राय जो थे उन्होंने तुलुव वंश की स्थापना की थी। उसने 1509 से 1530 तक शासन किया। तो ये सही है। उसने विजयनगर के पास एक नया शहर बनवाया और एक बड़ा तालाब खुदवाया। तो ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 2 और 3 सही है। और राजा कृष्णदेव राय के ही काल में बारबोसा और पायस जैसे विदेशी यात्री भारत आते हैं। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के तहत कंपनी के कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए नामजदगी के स्थान पर प्रतियोगी परीक्षाओं को आधार बनाया गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1853 चार्टर अधिनियम।
1853 का चार्टर अधिनियम के तहत ब्रिटिश संसद को किसी भी समय कंपनी के शासन को समाप्त करने का अधिकार दिया गया और इस अधिनियम के द्वारा पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया और साथ ही साथ कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं को आधार बनाया गया। अगला प्रश्न है, संपूर्ण भारत में जनगणना का कार्य कब से शुरू किया गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1881 ईस्वी में। 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में पहली बार संपूर्ण भारत में जनगणना का कार्य करवाया गया था और इसी वर्ष से प्रत्येक 10 वर्ष के बाद भारत में जनगणना की शुरुआत हुई और भारत में सबसे पहली बार जनगणना का श्रेय 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो को जाता है। अगला प्रश्न है, इल्बर्ट बिल कब पारित किया गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1883 ईस्वी। इल्बर्ट बिल 1883 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के काल में पारित किया गया था, जिसके अंतर्गत भारत में ब्रिटिश विषयों से जुड़े मामलों की अध्यक्षता करने के लिए वरिष्ठ भारतीय मजिस्ट्रेटों को अनुमति देने की मांग की गई थी, जिसका अंग्रेजों द्वारा विरोध किया गया, जिसे श्वेत विरोध कहा जाता है। अगला प्रश्न है, शिमला का संत के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ए.ओ. ह्यूम को। शिमला के संत के नाम से ए.ओ. ह्यूम को जाना जाता है, जो कि एक स्कॉटलैंड का निवासी था और इन्होंने लॉर्ड डफरिन के काल में 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना की थी और कांग्रेस के पहले अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। अगला प्रश्न है, बिहार में नाखसपिंड आंदोलन का संबंध निम्नलिखित में से किस आंदोलन से है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन से। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के नखासपिंड नामक स्थान को नमक बनाने के लिए तय किया गया और 16 अप्रैल 1930 को एक जुलूस सर्चलाइट के पूर्व मैनेजर अंबिका कांत सिन्हा के नेतृत्व में नखासपिंड के लिए निकला, जिस पर पुलिस ने बर्बर तरीके से लाठीचार्ज किया था। अगला प्रश्न है, भारत में स्थलरुद्ध लैंडलॉक राज्यों की संख्या कितनी है जिसकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 5। भारत में कुल 5 राज्य ऐसे हैं जो स्थलरुद्ध हैं और उनकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करती और वो राज्य हैं हरियाणा, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश एवं तेलंगाना। अगला प्रश्न है, नीति दर्रा एवं माना दर्रा किस प्रदेश में अवस्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उत्तराखंड। नीति दर्रा और माना दर्रा उत्तराखंड राज्य में अवस्थित है। अरुणाचल प्रदेश में बोमडीला और दिफू दर्रा है और जम्मू कश्मीर में काराकोरम दर्रा, चांगला दर्रा और बुर्जीला दर्रा है। अगला प्रश्न है, इन मैदानों का पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम है। दिए गए विकल्पों के अनुसार सबसे पश्चिम में रुहेलखंड का मैदान है, उसके बाद दूसरे नंबर पर अवध का मैदान है, उसके बाद तीसरे नंबर पर मगध का मैदान है जो कि बिहार में स्थित है और उसके बाद मिथिला का मैदान सबसे पूर्व में है। 4, 3, 1, 2 ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, माही नदी किस खाड़ी या सागर में गिरती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, खंबात की खाड़ी में। माही नदी मध्य प्रदेश के धार जिले के विंध्य श्रेणियों से निकलकर कर्क रेखा को 2 बार काटती है और ये मध्य प्रदेश, राजस्थान एवं गुजरात में प्रवाहित होते हुए खंबात की खाड़ी में गिरती है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, खंबात की खाड़ी और ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अगला प्रश्न है, तालचेर उड़ीसा किस लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कोयला खान। तालचेर क्षेत्र कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है और वर्तमान में भारत में सर्वाधिक कोयला भंडारण झारखंड में है और कोयले का सर्वाधिक उत्पादन छत्तीसगढ़ राज्य में होता है। अगला प्रश्न है, 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे अधिक हिंदू जनसंख्या है प्रतिशत में? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश में। 2011 की जनगणना के अनुसार हिंदू जनसंख्या प्रतिशत में हिमाचल प्रदेश में 95.17% है। इसके बाद दूसरे नंबर पर उड़ीसा में है 93.63% और तीसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ में है
93.25%। अगला प्रश्न है, थारू जनजाति किस प्रदेश में नहीं मिलती? थारू जनजाति उत्तर प्रदेश के नेपाल से सटे जिले एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में एवं बिहार के पश्चिमोत्तर सीमांत में पाई जाती है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जम्मू कश्मीर। थारू जनजाति जम्मू कश्मीर में नहीं पाई जाती और थारू जनजाति बिहार में सर्वाधिक पश्चिम चंपारण में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में जोवियन ग्रह या बाह्य ग्रह नहीं है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मंगल ग्रह। सौरमंडल में दो प्रकार के ग्रह होते हैं, एक आंतरिक ग्रह और दूसरा बाह्य ग्रह, जिसे जोवियन ग्रह भी कहा जाता है। और जोवियन ग्रह के अंतर्गत बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण ग्रह आते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मंगल ग्रह। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी प्लेट कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी प्लेट जो है वो प्रशांत प्लेट है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भूमिगत जल समस्त जल राशि का कितना प्रतिशत जल संचय करती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 0.68%। समस्त जल राशि का 97.25% जो है जल महासागर में मिलता है। उसके बाद हिमानियों में 2.05% का जल मिलता है और भूमिगत जल जो है वो 0.68% है। अगला प्रश्न है, नामीब मरुस्थल का विस्तार क्षेत्र निम्नलिखित में किन देशों में है? नामीब मरुस्थल एक समशीतोष्ण मरुस्थल है और इसका विस्तार अंगोला, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका में है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1, 2, 3। इन तीनों जगह में नामीब मरुस्थल का विस्तार क्षेत्र है। अगला प्रश्न है, बिहार की सोमेश्वर श्रेणी है। तो बिहार की जो सोमेश्वर श्रेणी है वो हिमालय का ही भाग है और इसका निर्माण टर्शरी भू संरचना के फलस्वरूप बना है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, बिहार में बालसुंदरी मिट्टी का विस्तार है। तो बिहार में बालसुंदरी मिट्टी का विस्तार दरभंगा, मुजफ्फरपुर, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया, सारण और चंपारण जिले में है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1, 2, 3, 4, 5। इन पांचों जगह जो है वो बालसुंदरी मिट्टी का विस्तार है और बालसुंदरी मिट्टी मुख्यतः गन्ना, धान, गेहूं और मक्का के लिए उपयुक्त है। अगला प्रश्न है, निम्न शहरों को नदियों के किनारे अवस्थिति का सही मिलान करें। तो एक तरफ है शहर और दूसरे तरफ है नदी। तो छपरा शहर जो है वो सरयू नदी के किनारे है, जहानाबाद दरधा नदी के किनारे है, दरभंगा बागमती नदी के तट पर है और फतुहा पुनपुन नदी के किनारे है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 4, 1, 2, 3। अगला प्रश्न है, रागी या मड़ुआ के उत्पादन में बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, प्रथम। रागी के उत्पादन में भारत में बिहार का प्रथम स्थान है और बिहार के दरभंगा में इसकी खेती सर्वाधिक होती है। इसके अलावा लीची एवं मखाना के उत्पादन में भारत में बिहार का प्रथम स्थान है और जूट के उत्पादन में बिहार का स्थान दूसरा है और सब्जी के उत्पादन में बिहार का स्थान तीसरा है। अगला प्रश्न है, बिहार के कितने जिलों की सीमा उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा से स्पर्श करती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 8 जिलों की। बिहार के 8 जिलों की सीमा उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करती है, जो कि इस प्रकार हैं। सबसे पहले है पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर एवं रोहतास जिले। और उत्तर प्रदेश जो है वो बिहार के पश्चिम में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा जिला मगध प्रमंडल में नहीं आता? बिहार में कुल 9 प्रमंडल हैं, जिसके नाम इस प्रकार हैं: पटना, तिरहुत, सारण, दरभंगा, कोशी, पूर्णिया, भागलपुर, मुंगेर तथा मगध प्रमंडल। और मगध प्रमंडल में गया, जहानाबाद, अरवल, नवादा एवं औरंगाबाद जिले मगध प्रमंडल में आते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जमुई। जमुई जो है वो मगध प्रमंडल में नहीं आता। जमुई जिला मुंगेर प्रमंडल के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2019 के अनुसार बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का
कितने प्रतिशत वनाच्छादित हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 7.76%। वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2019 के अनुसार बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 7.76% जो है वो वनाच्छादित है। और वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 7.84% जो है वो वनाच्छादित है। अगला प्रश्न है, वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2019 के अनुसार सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले बिहार के जिले अवरोही क्रम में हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी कैमूर, जमुई और नवादा। वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2019 के अनुसार सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले बिहार के जिले हैं कैमूर 31.40%, जमुई 20.91% और नवादा 20.56%। और वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले बिहार के ज़िले हैं कैमूर, जमुई, नवादा, उसके बाद मुंगेर और उसके बाद सबसे आखिर में 5वें नंबर पर पश्चिमी चंपारण है। अगला प्रश्न है, बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है जो कि पश्चिमी चंपारण में है और ये एक टाइगर रिजर्व है। 2018 के रिपोर्ट के अनुसार इसमें 31 बाघ हैं। अगला प्रश्न है, राज्यसभा धन विधेयक पर अपनी सहमति अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 14 दिनों तक। राज्यसभा अधिक से अधिक 14 दिनों तक धन विधेयक को रोक सकती है। अगला प्रश्न है, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी ब्रिटेन। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम ब्रिटेन में विकसित हुई थी। भारत की संसदीय प्रणाली ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तावित किया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी केवल राज्यसभा में। संविधान के आर्टिकल 67 के अनुसार राष्ट्रपति को राज्यसभा के ऐसे संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा जिसे राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के विशेष बहुमत ने पारित किया है और जिसमें लोकसभा सहमत है। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर कितने दिनों के भीतर चुनाव कराने का प्रावधान है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी कोई समय सीमा नियत नहीं है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 68(2) के अनुसार उपराष्ट्रपति का पद खाली होने पर जल्द से जल्द चुनाव कराए जाने का प्रावधान है और इसके लिए कोई समय सीमा नियत नहीं की गई है। अगला प्रश्न है, छठी अनुसूची में निम्न में से किन राज्यों को जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण से संबंधित प्रावधान किए गए हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी मेघालय, असम, त्रिपुरा और मिजोरम। छठी अनुसूची में मेघालय, असम, त्रिपुरा तथा मिजोरम की सीमाओं के अंतर्गत आने वाले जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसके माध्यम से यह जानकारी प्राप्त होती है कि भारतीय संविधान के शक्ति का स्रोत जनता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी भारतीय संविधान में निहित प्रस्तावना। भारतीय संविधान में निहित प्रस्तावना से यह पता चलता है कि भारतीय संविधान के शक्ति का स्रोत जनता है। प्रस्तावना की पहली पंक्ति हम भारत के लोग, इससे यह तात्पर्य है कि संविधान भारत के लोगों से शक्ति अधिग्रहित करता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी स्वतंत्रता भारत के संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में विशेष रूप से उल्लेखित नहीं है किंतु बाद में उच्चतम न्यायालय की व्याख्या द्वारा उस रूप में मान्यता दी गई है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए प्रेस की स्वतंत्रता। प्रेस की स्वतंत्रता भारत के संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में विशेष रूप से उल्लेखित नहीं है किंतु बाद में इसे अनुच्छेद 19 के अंतर्गत वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत उच्चतम न्यायालय ने मान्यता प्रदान की। अगला प्रश्न है, राज्यसभा की विशेषाधिकार समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 10। राज्यसभा के विशेषाधिकार समिति में
10 सदस्य तथा लोकसभा की विशेषाधिकार समिति में 15 सदस्य होते हैं। अगला प्रश्न है, अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए भारत की आकस्मिक निधि को निम्नलिखित में से किसके नियंत्रण में रखा गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। संविधान के अनुच्छेद 267 के अनुसार संसद को एक निधि स्थापित करने की शक्ति दी गई है, जिसे भारत की आकस्मिक निधि कहा जाता है। इस निधि में संसद द्वारा पारित कानूनों से समय समय पर धन जमा किया जाता है और यह निधि राष्ट्रपति के नियंत्रण में होती है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी निम्न में से कौन होता है? भारत का महान्यायवादी भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 76 में किया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, महान्यायवादी। और महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है, घूमती हुई वस्तुओं की गति मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, गायरोस्कोप। घूमती हुई वस्तुओं की गति मापने वाले यंत्र को गायरोस्कोप कहते हैं। पायरोमीटर से उच्च ताप को मापा जाता है। काइमोग्राफ से शरीर के विभिन्न क्रियाओं जैसे रक्तचाप, हृदय की धड़कन इत्यादि के ग्राफ को निरूपित किया जाता है। और पॉलीग्राफ से झूठ का पता लगाया जाता है। अगला प्रश्न है, समतल दर्पण में संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? तो आइए चेक करते हैं। समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। तो ये सही है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब आभासी एवं सीधा होता है। तो ये भी सही है। समतल दर्पण में दर्पण से बिंब की दूरी एवं दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी हमेशा समान होती है। तो ये भी सही है। समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब में पार्श्व उत्क्रम नहीं होता। तो ये गलत है। समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब हमेशा पार्श्व उत्क्रम होते हैं, अर्थात दर्पण के सामने व्यक्ति का दायां भाग बाएं भाग के रूप में दिखेगा। तो ये इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। ये कथन जो है वो गलत है। अगला प्रश्न है, तेल जल की सतह या पृष्ठ पर फैल जाता है, इसका मुख्य कारण है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, तेल का पृष्ठ तनाव पानी से कम होता है। तेल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा कम होता है, जिसके फलस्वरूप तेल जो है जल पर फैल जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित करें। एक तरफ एसआई यूनिट है और दूसरी तरफ उसका फिजिकल क्वांटिटी है। तो जूल जो है वो कार्य का एसआई यूनिट है। एम्पियर विद्युत धारा का एसआई यूनिट है। वाट जो है वो शक्ति का एसआई यूनिट है और वोल्ट विभवांतर का एसआई यूनिट है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1342। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस बल के कारण दूध को मथने के पश्चात क्रीम दूध से पृथक हो जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अपकेंद्रीय बल। दूध को मथने के बाद क्रीम दूध से अलग हो जाता है, इसका मुख्य कारण अपकेंद्रीय बल है। और ये बल जो है हमेशा वस्तु के बाहर की ओर लगती है, जिसके कारण हल्का पदार्थ उससे दूर हो जाता है। अगला प्रश्न है, ध्वनि तरंगे निम्नलिखित में किस माध्यम में नहीं चल सकेंगी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, निर्वात। ध्वनि तरंगे जो हैं निर्वात में संचरण नहीं कर सकती हैं, क्योंकि ध्वनि तरंगों को संचरण के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, बिजली चमकने या तड़ित से जंगलों में आग लग जाती है क्योंकि इसमें अत्यधिक मात्रा में होती है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, विद्युत ऊर्जा। बिजली चमकने से जंगल में आग लग जाती है क्योंकि इसमें अत्यधिक मात्रा में विद्युत ऊर्जा होती है। अगला प्रश्न है, नाभिक के रिएक्टर में निम्न में से किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। पारंपरिक नाभिक के रिएक्टर में ग्रेफाइट एवं भारी जल का प्रयोग किया जाता है, जबकि आधुनिक नाभिक के रिएक्टर में साधारण जल का भी मंदक के रूप में उपयोग किया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा सी और डी, ऑप्शन ई इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसने लेज़र का आविष्कार किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए,
थियोडोर मैनन। लेज़र का आविष्कार अमेरिकी वैज्ञानिक थियोडोर मैनन ने किया था और लेज़र का फुल फॉर्म होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। अगला प्रश्न है, अल्फा किरणों के लिए निम्नलिखित कथन में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो आइए चेक करते हैं। यह एक धन आवेशित किरण है, यह सही है। ये विद्युत क्षेत्र में ऋण आवेशित प्लेट की ओर विक्षेपित हो जाते हैं, तो ये कथन भी सही है क्योंकि ये धन आवेशित किरण है और ये ऋण आवेश की ओर अट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है। ये फोटोग्राफिक प्लेट पर कोई प्रभाव नहीं डालते हैं, तो ये कथन जो है वो गलत है क्योंकि ये फोटोग्राफी प्लेट को काला कर देता है और इसका वेग जो है प्रकाश के वेग का 1/10 होता है, तो ये सही है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ये फोटोग्राफी प्लेट पर कोई प्रभाव नहीं डालते हैं। अगला प्रश्न है, परमाणु भार के अनुसार तत्वों का सही क्रम चिन्हित करें बढ़ते क्रम में। तो देखिए, एल्युमिनियम का जो परमाणु भार होता है वो 27 होता है, लोहा का जो परमाणु भार होता है वो 55.8 होता है, तांबा का परमाणु भार 63.5 होता है और चांदी का परमाणु भार 108 होता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, एल्युमिनियम, लोहा, तांबा और चांदी। अगला प्रश्न है, कच्चे आम में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो कच्चे आम में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, टार्टरिक अम्ल। टार्टरिक अम्ल मुख्यतः कच्चे आम, अंगूर, केला, इमली इत्यादि में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल जो है वो सिरका में पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल खट्टे फल जैसे नींबू, आंवला, संतरा इत्यादि में पाया जाता है और लैक्टिक अम्ल जो है वो दूध में पाया जाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, टार्टरिक अम्ल। अगला प्रश्न है, ब्लीचिंग पाउडर में कौन सा रासायनिक यौगिक होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ब्लीचिंग पाउडर में कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में उपयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पॉलीएमाइड। बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में पॉलीएमाइड नामक बहुलक का प्रयोग होता है। यह एक सिंथेटिक फाइबर है जिसका ब्रांड नेम केवलर है। अगला प्रश्न है, सूखी सेल या ड्राई सेल में निम्नलिखित में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, रासायनिक ऊर्जा। सूखी सेल में रासायनिक ऊर्जा पाई जाती है जो कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। अगला प्रश्न है, गन मेटल में कौन सा अवयव होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, तांबा, जस्ता एवं टीन। गन मेटल में 88% तांबा, 2% जस्ता और 10% टीन पाया जाता है, जिसका उपयोग इंजीनियरिंग के सामान, बंदूक एवं मशीन के पार्ट पुर्जे बनाने में किया जाता है। अगला प्रश्न है, ओजोन परत वायुमंडल के किस परत में मिलता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, समताप मंडल। ओजोन परत वायुमंडल के समताप मंडल में पाया जाता है जिसकी ऊंचाई 20 से 50 किलोमीटर तक होती है और ओजोन मंडल सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर हमारी रक्षा करता है। अगला प्रश्न है, शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, तंत्रिका कोशिका। शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका है और शरीर की सबसे छोटी कोशिका आरबीसी है। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक जंतु किस संघ में पाया जाता है? तो सबसे अधिक जंतु जो है वो ऑर्थोपोडा संघ में पाया जाता है, जो कि कुल ज्ञात जंतु जातियों में 60% से अधिक जंतु इसमें पाया जाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, जुगनू एक प्रकार का है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कीट। जुगनू कीट परिवार से आता है। अगला प्रश्न है, एपीफाइट्स या अधिपादप वे पौधे हैं जो अन्य पौधे पर निर्भर हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, यांत्रिक अवलंब के लिए। एपीफाइट्स वे पौधे हैं जो दूसरे पौधे पर उगते हैं। ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं क्योंकि उनमें पूर्णहरित पाया जाता है।
ये दूसरे पौधों पर यांत्रिक अवलंब के लिए निर्भर रहते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि निम्नलिखित में कौन सी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अग्नाशय। मनुष्य के शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय है और सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो यकृत है। और अग्नाशय में अंतःस्रावी और बहिःस्रावी ग्रंथि दोनों मौजूद होते हैं। अगला प्रश्न है, हेपेटाइटिस बी होने का मुख्य कारण है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, विषाणु। हेपेटाइटिस का संक्रमण एचबीवी नामक विषाणु के कारण होता है और इसमें लीवर में सूजन एवं जलन पैदा हो जाती है। अगला प्रश्न है, साधारणतः ओरोबैंकी खरपतवार पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, तंबाकू के खेत में। ओरोबैंकी खरपतवार एक परजीवी किस्म का पौधा है जो मुख्यतः तंबाकू के खेत में पाया जाता है। इसके अलावा ये आलू एवं टमाटर के खेतों में भी पाया जाता है। अगला प्रश्न है, जीव द्रव में सर्वाधिक मात्रा में निम्न में से कौन सा तत्व पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ऑक्सीजन। जीव द्रव में सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है। अगला प्रश्न है, पौधे में एंजाइम सक्रियता निम्न में से किस तत्व के कारण होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, एमएन, मैग्नीज। पौधे में एंजाइम सक्रियता मैग्नीज तत्व के कारण होता है और पौधे में हरा रंग क्लोरोफिल के कारण होता है। अगला प्रश्न है, ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया निम्न में से कहाँ संपन्न होती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कोशिका द्रव में। ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया कोशिका द्रव में संपन्न होती है। इस क्रिया में ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण होता है, जिसके फलस्वरूप ग्लूकोज के एक अणु से 2 पायरुविक अम्ल के अणु बनते हैं और ऊर्जा मुक्त होती है। अगला प्रश्न है, रंध्रों के खुलने व बंद होने की क्रिया निम्न में से कौन सा सक्रिय रूप भाग लेता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पोटेशियम आयन। रंध्रों के खुलने व बंद होने की क्रिया में पोटेशियम आयन सक्रिय रूप से भाग लेता है और रंध्र छिद्रों के द्वारा पौधे आंतरिक ऊतकों तथा वातावरण के बीच गैसों का आदान प्रदान करती हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य के लिए सर्वाधिक अनिवार्य वसीय अम्ल निम्न में से कौन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, लिनोलेनिक अम्ल। मनुष्य के लिए सर्वाधिक अनिवार्य वसीय अम्ल लिनोलेनिक अम्ल है। अगला प्रश्न है, सोडियम को जल में मिलाने से कौन सी गैस निकलती है? जब सोडियम को जल में मिलाया जाता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, हाइड्रोजन। अगला प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार बिहार में जीएसटी से संग्रहण में राजवस्तु एवं सेवा कर का भाग है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 52%। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार बिहार में जीएसटी से संग्रहण में राजवस्तु एवं सेवा कर का भाग 52% है। अगला प्रश्न है, बढ़ती आबादी के कारण खाद्य एवं पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु वातावरण मुहैया कराने के उद्देश्य से कृषि रोड मैप 3 2017 से 2022 के लिए कुल कितने रुपए खर्च का प्रावधान किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1.54 लाख करोड़ रुपये। कृषि क्षेत्रों में समग्र विकास एवं उत्पादकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बिहार सरकार द्वारा कृषि रोड मैप 3 के लिए 1.54 लाख करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, बिहार में प्रति व्यक्ति बिजली खपत किलोवाट पर आवर 2019-20 में कितना है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 332 किलोवाट पर आवर। 2019-20 में बिहार में प्रति व्यक्ति बिजली खपत 332 किलोवाट पर आवर है। सर्वाधिक बिजली खपत बिहार के पटना में और सबसे कम शिवहर जिला में है। और आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 में राज्य में प्रति व्यक्ति बिजली खपत 350 किलोवाट आवर है। अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2021-22 के बिहार बजट में सर्वाधिक रुपए की प्राप्ति कहां से अनुमानित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी,
केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी से। वित्तीय वर्ष 2020-21 के बिहार बजट में सर्वाधिक रुपए की प्राप्ति केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी से अनुमानित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस वस्तु की कीमत कम होने पर उसके मांग में कोई वृद्धि नहीं होती? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, आवश्यक वस्तु। आवश्यक वस्तु की कीमत में कमी आने पर उसके मांग में कोई वृद्धि नहीं होती। अगला प्रश्न है, भारत के कुल बाहरी ऋण में अधिकतम हिस्सा किसका है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, दीर्घावधि उधार। भारत के कुल बाहरी ऋण में अधिकतम हिस्सा दीर्घावधि उधार का है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय लघु बचत निधि निम्नलिखित में किसका भाग है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सार्वजनिक खाता। राष्ट्रीय लघु बचत निधि सार्वजनिक खाता का भाग है जिसका मुख्य उद्देश्य भारत के संचित निधि से छोटी बचत लेन देन को हटाना और पारदर्शी तथा आत्मनिर्भर तरीके से उनका संचालन सुनिश्चित करना है। राष्ट्रीय लघु बचत कोष सार्वजनिक खाते के रूप में संचालित होता है। अगला प्रश्न है, किसी देश की प्रति व्यक्ति आय प्राप्त की जाती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, राष्ट्रीय आय और जनसंख्या दोनों से। देखिए, किसी देश का प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय आय को जनसंख्या से भाग देने पर प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न है, 1937 ईस्वी के चुनाव में मुस्लिम लीग के टिकट पर कितने मुस्लिम सदस्य बिहार राज्य के विधानसभा में चुने गए थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 3। 1937 के चुनाव में मुस्लिम लीग के टिकट पर 3 मुस्लिम सदस्य बिहार विधानसभा में चुने गए थे। अगला प्रश्न है, पटना नगर निगम का गुडविल एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, संजय मिश्रा को। पटना नगर निगम का गुडविल एम्बेसडर अभिनेता संजय मिश्रा को बनाया गया है। अगला प्रश्न है, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अशोक रुद्र व ए.एस. मान ने। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 तक था, जो कि अशोक रुद्र व ए.एस. मन्ने मॉडल पर आधारित थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य स्थायित्व के साथ विकास था तथा आर्थिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करना था। हेरोड डोमर मॉडल पर प्रथम पंचवर्षीय योजना आधारित थी और पीसी महालनोबिस मॉडल पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना आधारित थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बहुआयामी गरीबी सूचकांक मापन के लिए आधार नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, रोजगार। गरीबी मापने के लिए यूएनडीपी द्वारा बहुआयामी गरीबी सूचकांक का प्रयोग किया जाता है, जिसके 3 मुख्य आधार हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं जीवन स्तर। इसमें रोजगार शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार इस वर्ष सबसे अधिक एफडीआई किस राज्य में आया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, गुजरात। अगला प्रश्न है, ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ते एलईडी बल्ब प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने किस योजना की शुरुआत की? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ग्राम उजाला योजना। ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ते एलईडी बल्ब प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने ग्राम उजाला योजना की शुरुआत की। उज्ज्वला योजना का संबंध निःशुल्क एलपीजी गैस कनेक्शन उपलब्ध कराए जाने से है और सेज प्रोजेक्ट एक विश्वसनीय स्टार्टअप के माध्यम से वरिष्ठ नागरिकों की देखरेख में उपयोगी उत्पादों तथा सेवाओं प्रदान करने वाला वन स्टॉप एक्सेस होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन संख्यात्मक रूप से बिहार की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, संथाल। बिहार में सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति संथाल है, जिसकी जनसंख्या 4.06 लाख है। अगला प्रश्न है, सरस आजीविका मेला 2021 किस राज्य में संपन्न हुआ? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश में। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने नोएडा हाट, उत्तर प्रदेश में सरस आजीविका मेला 2021 का उद्घाटन किया था। अगला प्रश्न है, सेरावीक CERAWEEK
के वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार सेरावीक सम्मेलन 2021 में किस भारतीय को प्रदान किया गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, नरेंद्र मोदी। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को सेरावीक सम्मेलन 2021 के दौरान सेरावीक वैश्विक ऊर्जा एवं पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार प्रदान किया गया। अगला प्रश्न है, गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2021 में किस प्रविष्ट ने सबसे अधिक पुरस्कार जीते हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, क्राउन। अमेरिकी टीवी श्रृंखला द क्राउन ने गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2021 में 4 पुरस्कारों के साथ समारोह के लिए सबसे अधिक पुरस्कार जीते हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों को आजीवन कारावास की सज़ा देने वाले कानून को मंजूरी दी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों को आजीवन कारावास की सज़ा देने वाले कानून को मंजूरी दी है। अगला प्रश्न है, शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1 मार्च। शून्य भेदभाव दिवस हर वर्ष 1 मार्च को मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत 1 मार्च 2014 को UNAIDS द्वारा की गई थी और 2021 में इसका थीम है ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट विमेन एंड गर्ल्स। वर्ष 2022 में इसका थीम है रिमूव लॉज दैट हार्म, क्रिएट लॉज दैट एम्पावर। और शून्य भेदभाव दिवस का प्रतीक है तितली। अगला प्रश्न है, नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी का प्रशासनिक भवन कहाँ बनाया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, नालंदा। नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी का प्रशासनिक भवन नालंदा में बनाया गया है और वर्तमान में इस विश्वविद्यालय का संचालन पटना के बिस्कोमान भवन स्थित कार्यालय में किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया LPAI ने 1 मार्च 2021 को अपना 9वां स्थापना दिवस मनाया। LPAI किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, गृह मंत्रालय। LPAI ने 1 मार्च 2021 को अपना 9वां स्थापना दिवस मनाया था और LPAI गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है और वर्तमान में गृह मंत्री अमित शाह हैं। अगला प्रश्न है, संघीय बजट 2021-22 में निम्न में से कौन सी योजनाएं चलाए जाने की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत मिशन पोषण 2.0, ये भी जल जीवन मिशन शहरी, ये भी मेगा निवेश टेक्सटाइल पार्क योजना, ये इन चारों योजनाओं को चलाने की घोषणा की गई है संघीय बजट 2021-22 में। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2021-22 में निम्न में से किस टीके को सारे देश में लगाए जाने की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, न्यूमोकोकल वैक्सीन। केंद्रीय बजट 2021-22 में न्यूमोकोकल वैक्सीन को सारे देश में लगवाए जाने की घोषणा की है। केंद्र सरकार का पहला डिजिटल बजट किस वर्ष के लिए लोकसभा में पेश किया गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, वर्ष 2021-22। केंद्र सरकार का पहला डिजिटल बजट वर्ष 2021-22 में निर्मला सीतारमण द्वारा टैबलेट के माध्यम से लोकसभा में पेश किया गया था। अगला प्रश्न है, मूडीज रेटिंग एजेंसी के अनुसार भारत की GDP 2021-22 में कितने प्रतिशत बढ़ेगी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 9.6%। मूडीज रेटिंग एजेंसी के अनुसार वर्ष 2021-22 में भारत की GDP 9.6% बढ़ेगी। अगला प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 भारत में इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या लगभग कितनी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, लगभग 77 करोड़। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार भारत में इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या लगभग 77 करोड़ है। अगला प्रश्न है, भौतिकी के लिए 2021 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो इसका सही उत्तर है शिक्योरो मनोबे, क्लॉस हैसलमैन और जियोर्जियो परेसी। इन दोनों को भौतिकी 2021 के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी,
1, 2, 3। अगला प्रश्न है, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारतीय पदक विजेता में कितने खिलाड़ियों का संबंध बिहार से है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 2। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारतीय पदक विजेताओं में 2 खिलाड़ियों का संबंध बिहार से है, जो कि इस प्रकार हैं। वैशाली जिले से प्रमोद भगत ने बैडमिंटन में स्वर्ण पदक जीता और मुजफ्फरपुर के शरद कुमार ने हाई जंप में कांस्य पदक जीता। अगला प्रश्न है, वैश्विक संरक्षक मानकों के अनुसार भारत में कुल कितने बाघ अभयारण्य को मान्यता मिली है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 14। भारत के कुल 52 बाघ अभयारण्यों में से 14 अभयारण्यों को वैश्विक संरक्षक मानकों की मान्यता मिली है। अगला प्रश्न है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 के अनुसार बड़े राज्यों में अंतिम स्थान किस राज्य का है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 के अनुसार उत्तर प्रदेश को अंतिम स्थान मिला है, जबकि महाराष्ट्र को प्रथम स्थान और बिहार का 13वां स्थान है, और यह रिपोर्ट टाटा ट्रस्ट द्वारा जारी की जाती है। अगला प्रश्न है, भारत में विदेशी पर्यटकों के आगमन के क्रम का सही क्रम है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। विदेशी पर्यटक सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में आते हैं, इसके बाद महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश का स्थान आता है। अगला प्रश्न है, ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल नए सदस्य कौन हैं? तो न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल नए सदस्य बांग्लादेश, उरुग्वे और संयुक्त अरब अमीरात हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 1, 2 और 3, ये तीनों। अगला प्रश्न है, यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में इंग्लैंड के किस शहर को हटा दिया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी लिवरपूल। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची से इंग्लैंड के लिवरपूल शहर को हटा दिया गया है। इसे 2004 में विश्व विरासत स्थल का खिताब दिया गया था और 21 जुलाई 2021 को इस सूची से हटा दिया गया। अगला प्रश्न है, 51वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार विजेता कौन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी रजनीकांत। 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार दक्षिण भारत के कलाकार रजनीकांत को दिया गया है और 50वां पुरस्कार अमिताभ बच्चन को मिला था। अगला प्रश्न है, चीन ने किस नदी पर दुनिया के सबसे बड़े बांध परियोजना के निर्माण को मंजूरी दी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी यारलुंग जांगबो। चीन ने दुनिया के सबसे बड़े बांध परियोजना के निर्माण को मंजूरी यारलुंग जांगबो नदी पर दिया है। अगला प्रश्न है, T20 इंटरनेशनल में 3000 एवं IPL में 6000 रन पार करने वाला एकमात्र बल्लेबाज कौन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी विराट कोहली। विराट कोहली विश्व के एकमात्र बल्लेबाज हैं जिन्होंने IPL में 6000 रन एवं T20 इंटरनेशनल में 3000 रन बनाए हैं। अगला प्रश्न है, विश्व में पहला एलिफेंट रिजर्व किस राज्य के द्वारा बनाया जा रहा है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी छत्तीसगढ़। विश्व का पहला एलिफेंट रिजर्व छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा बनाया जा रहा है और यह लेबरू अभयारण्य के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, चक्रवाती तूफान निवार की उत्पत्ति का क्षेत्र निम्न में से कहाँ था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी बंगाल की खाड़ी। चक्रवाती तूफान निवार बंगाल की खाड़ी में नवंबर 2020 में आया था और इसका प्रमुख प्रभावित क्षेत्र तमिलनाडु एवं पुदुचेरी है और निवार का नामकरण ईरान द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड सेफ सीरीज इंडेक्स 2021 के अनुसार विश्व का सबसे सुरक्षित शहर है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी कोपेनहेगन। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा सेफ सीरीज इंडेक्स 2021 में कोपेनहेगन, जो कि डेनमार्क की राजधानी है, सबसे सुरक्षित शहर है और इसमें नई दिल्ली का स्थान 48वां है। अगला प्रश्न है, रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2021 दिया गया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए बेंजामिन लिस्ट और डेविड WC मैकमिलन। इन दोनों को रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2021 दिया गया है और अब्दुल रज़्ज़ाक गुरनाह को साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2021 दिया गया है।
अगला प्रश्न है, सनस्क्रीन के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पलाऊ। पलाऊ विश्व का पहला देश है जिसने सनस्क्रीन के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021 के फाइनल में मैन ऑफ द मैच किसे प्रदान किया गया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, काइल जेमिसन। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021 के फाइनल में काइल जेमिसन को मैन ऑफ द मैच प्रदान किया गया था और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021 के विजेता न्यूजीलैंड है। अगला प्रश्न है, भारत एवं ब्रिटेन का संयुक्त अभ्यास कोंकण में किस भारतीय जहाज ने हिस्सा लिया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, INS तबर। INS तबर नामक भारतीय जहाज ने संयुक्त अभ्यास कोंकण में हिस्सा लिया था। अगला प्रश्न है, पुस्तक गीता गोविंदा जयदेवास डिवाइन ओडिसी के लेखक हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, डॉक्टर उत्पल के बनर्जी। गीता गोविंदा जयदेवा डिवाइन ओडिसी पुस्तक के लेखक डॉक्टर उत्पल बनर्जी हैं। इसके बाद 141 से 150 तक मैथ के प्रश्न हैं जिसका सॉल्यूशन आप लोगों को PDFs के माध्यम से टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग 12वें सेट को डिस्कस करेंगे और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।